हे सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क एक्स। तो आज हम लोग बात करें अपने आईसीएससी के क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में देखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चैप्टर का फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का मेजरमेंट यूनिट्स, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। इन यूनिट्स के साथ साथ हम लोग अपने एसआई यूनिट्स और यूनिट्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को भी देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग अपने दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जो कि है हम लोग का वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। और उसके बाद हम लोग अपने सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड सारे थियरी और उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दें। इस वीडियो के अंदर आपको सारे टॉपिक्स को इजी हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको ये सारे नोट्स को लिखना है तो आप किस तरीके से बहुत शॉर्ट में ही इन सारे नोट्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसको कैसे डाउनलोड करना है वीडियो में आगे आपको वो भी बताएंगे। वो टॉपिक जो कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हम लोग का क्या है, तो हम लोग कभी भी जब अपने अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो वो हम लोग का मेजरमेंट कहलाता है। इसका डेफिनेशन हम लोग का यहाँ पे हो गया कि मेजरमेंट इज अ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जिसके आप एग्जाम्पल के या रेफरेंस में ये देख लीजिए, हम लोग के पास एक रोप प्रेजेंट है। ये रोप हम लोग का अननोन क्वांटिटी है, हम लोग को इसका लेंथ नहीं पता है और इसको हम लोग एक स्केल से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को स्केल पे मेजरमेंट दिया रहता है। तो ये हम लोग का एक नोन क्वांटिटी हो गया। ये हम लोग का हुआ सिंपल सा मेजरमेंट का डेफिनेशन और आपको बस इतना ही लिखना है। ये जो सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें हम लोग एक नोन स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं, उसको अपने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और उसके सेम नेचर वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं और इससे हम लोग को उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता चलता है। ये सारे जितने टर्म्स लिखे गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बस आपको पढ़ने और समझने के लिए। आप अपने कॉपी के नोट्स में बस आपको ये वाला पार्ट ही लिखना रहेगा। हम आपको सारे स्लाइड्स के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट बॉक्स टाइप का प्रोवाइड कर देंगे जिसमें जो चीज लिखा हुआ है आपको वो अपने नोट्स में लिखना है। बाकी ये जो एडिशनल पॉइंट है ये बस आपके समझने के लिए है, ये लिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपके सारे नोट्स बहुत शॉर्ट में आपके पास अवेलेबल रहेंगे और आप इजिली एग्जाम टाइम इन सबको रिवाइज कर सकते हैं। अगला हम लोग का मेन टॉपिक क्या हो गया, यूनिट। यूनिट हम लोग का क्या होता है, तो यूनिट हम लोग का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं अदर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर को कंपेयर करने के लिए। जिस तरीके से अभी हम लोग अपना एग्जाम्पल देखे रोप के केस में कि ये हम लोग का रोप है और इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने मीटर स्केल से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए कि रोप भी मीटर में होना चाहिए और स्केल भी हम लोग का मीटर में ही होना चाहिए। या फिर रोप का अगर हम लोग को लेंथ नापना है तो हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो भी हम लोग का लेंथ नापने वाला ही यूनिट होना चाहिए। आप रोप को वेट वाले मशीन पे रख के उसका लेंथ नहीं नाप सकते हैं। तो उसी केस में हम लोग का काम आता है क्या, यूनिट। कि जो यूनिट हम लोग का रहेगा वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगा और वो कंपेयर करने के लिए सुटेबल होना चाहिए। कि अगर हम लोग को लेंथ कंपेयर करना है तो हम लोग लेंथ को कंपेयर करने वाला ही यूनिट लेंगे, मीटर जैसे। जैसे कि अगर वेट कंपेयर करना है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई हम लोग का 50 मीटर है, किसी का वेट 50 मीटर है, क्योंकि ये हम लोग का रॉन्ग यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को किलोग्राम यूज करना पड़ेगा या फिर हम लोग को ग्राम यूज करना पड़ेगा या फिर हम लोग पाउंड यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग का यूनिट है ये क्या हो गया, ये सुटेबल यूनिट हो गया वेट कंपेयर करने के लिए, वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी चीज को हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट हम लोग का एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है जो कि चेंज नहीं होता है। ये हम लोग का डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये बेसलाइन का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बेंचमार्क होता है। तो यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हम लोग जिस चीज को भी कंपेयर करेंगे वो एक परफेक्ट यूनिट होना चाहिए, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, ये सब यूनिट होना चाहिए। क्योंकि अगर समझिए किसी के पास बॉल है, अब हम लोग उससे पूछ रहे कि बॉल का वेट क्या है, तो ये कह देगा ये बॉल का वेट है हम लोग की 2 वाटर बॉटल के बराबर। तो ये हम लोग का एक गलत यूनिट हो गया, क्योंकि वाटर बॉटल हो सकता है किसी के पास छोटा हो, किसी के पास बड़ा हो, वाटर बॉटल किसी के पास भारी हो, किसी के पास हल्का हो। तो ये कंपैरिजन हम लोग का कंप्लीटली गलत हो जाएगा। इसलिए कंपेयर करते टाइम हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स को ही लेंगे। अच्छा, हम लोग देख लिए मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। अब इन लोग को लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो हम लोग का कहलाता है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम लोग का दो चीज होता है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड थिंग होता है हम लोग का यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, वो मेजरमेंट जो हम लोग अभी को मेजर किए थे। जैसे कि हम लोग रोप का लेंथ मेजर किए वो हुआ हम लोग का 10
और मीटर स्केल पे मेजर कर रहे थे तो यूनिट उसका हो जाएगा हम लोग का मीटर। इन दोनों चीजों को जब हम लोग मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देते हैं तो ये हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी बताता है, जैसे कि लेंथ। आप सेम चीज वेट के कंपैरिजन में देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का वेट हो जाएगा। मानिए किसी का वेट है 50 और उसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट केजी हो जाएगा। यूनिट में हम लोग ग्राम भी ले सकते हैं, यूनिट में हम लोग पाउंड्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुटेबल यूनिट है वो हम लोग किलोग्राम है। और वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा यूनिट हम लोग को प्रेफर करना रहता है या कौन सा यूनिट कंसीडर करना रहता है, लेना रहता है। एक और यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो ये कि फिजिकल क्वांटिटी लिखते वक्त न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हम लोग के दोनों ही मीनिंगफुल होने चाहिए और दोनों ही जरूरी हैं। इसमें से कोई भी एक पॉइंट मिसिंग रहेगा तो हम लोग का आंसर या फिर कहिए इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी का वेट पूछा गया और आप बस कह दे रहे हैं 100, तो वो 100 क्या है, 100 ग्राम, केजी, पाउंड हम लोग को नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है। सेम इसी तरीके से किसी का लेंथ पूछा, आप कह दिए कि मीटर, तो वो कितना मीटर लंबा है हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग को पूरा एग्जैक्ट उसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग को उसका मेजरमेंट और यूनिट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों ही बताना पड़ेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम में इस पॉइंट को मिस मत करिएगा लिखना कि इसमें अगर हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक चीज को नहीं लिखे तो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी गलत हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए यूनिट क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग अपने सही यूनिट को कैसे चूज कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी यूनिट को चूज करेंगे तो पहले तो वो कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग लेंथ को नाप रहे हैं तो लेंथ के लिए हम लोग मीटर स्केल का यूज करने वाले हैं। लेंथ के लिए हम लोग वेइंग मशीन का यूज नहीं कर सकते। किसी का वेट नाप रहे हैं तो हम लोग मीटर स्केल का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए वेइंग मशीन का यूज करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का बताता है कि वो पहले तो कन्वीनियंट होना चाहिए उसके हिसाब से। सेकेंड थिंग, वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए कि अगर हम लोग मीटर को लिए हैं तो उसको हम लोग किलोमीटर में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका वैल्यू हम लोग का हरदम कांस्टेंट रहना चाहिए। वैल्यू कांस्टेंट से क्या मतलब है, अगर आप किसी का वैल्यू निकाले हैं तो अगर मानिए वो आया है 3 kg, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये हम लोग का कांस्टेंट है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/3 kg, लेकिन ये हम लोग का अभी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये हम लोग का गलत यूनिट है। अगला पॉइंट क्या रहा कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री स्पेस वेरिएशन होना चाहिए। जिस पॉइंट को हम पहले समझाए कि हम लोग हरदम मीटर, किलोमीटर ऐसा यूनिट लेते हैं, हम लोग किसी से कंपेयर करके उसको नहीं बताएंगे कि जो राम है वो श्याम के वेट का डबल है या फिर जो राम है वो 2 बोरे के बराबर है। इस तरीके का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्लस हम लोग का जो भी यूनिट होना चाहिए वो टाइम के हिसाब से भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो हम लोग का पांचों पॉइंट है, इस पांचों पॉइंट का जो हम लोग का मिक्सचर हो गया वो क्या हो गया कि अ वैलिड यूनिट मस्ट नेवर चेंज विद टाइम, टेम्परेचर और जियोग्राफिकल लोकेशन। कि हम लोग उन स्टैंडर्ड यूनिट्स को लेंगे जो टाइम, स्पेस, टेम्परेचर, जगह इन सब के हिसाब से चेंज ना हो। क्योंकि मीटर तो हर जगह सेम लेंथ का होगा, लेकिन अगर आप वाटर बॉटल से कंपेयर कर रहे हैं, घर से कंपेयर कर रहे हैं, ट्री से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हर जगह वेरी करता है, इसलिए वो हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग यूनिट्स पढ़ लिए, उसके बाद पढ़े हम लोग को कौन से यूनिट्स को लेना चाहिए, कौन सा यूनिट सही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। तो फंडामेंटल, किसी भी वर्ड में अगर फंडामेंटल लगा तो फंडामेंटल मतलब होता है बेस यूनिट, सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। तो फंडामेंटल यूनिट हो गया हम लोग का वो एकदम बेसिक यूनिट जिसका यूज मेजरमेंट के लिए होता है। ये यूनिट चेंज नहीं हो सकता, ये किसी से कंपेयर नहीं हो सकता, रिलेट नहीं हो सकता, और इन यूनिट्स का यूज करके हम लोग अलग और यूनिट्स को बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स आर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स इन एग्जिस्टेंस। हम लोग के 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ, मास और टाइम। ये हम लोग के 3 बेसिक इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और भी यूनिट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग फिजिक्स में जो करने वाले हैं वो लेंथ, मास और टाइम का यूज कर सकते हैं। ये हम लोग के फंडामेंटल यूनिट्स है, क्योंकि लेंथ हम लोग का इंडिविजुअल यूनिट है, मास इंडिविजुअल यूनिट है, टाइम हम लोग टाइम के लिए सेकंड ही लेते हैं, ये हम लोग का इंडिविजुअल यूनिट है। हम लोग लेंथ से कोई और यूनिट को बना सकते हैं, लेकिन किसी और यूनिट से हम लोग लेंथ को नहीं बना सकते हैं, इसीलिए लेंथ हम लोग का फंडामेंटल यूनिट होगा। देखिए जो हम लोग का फंडामेंटल यूनिट है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ इसको हम लोग किसी भी और चीज से डिराइव नहीं कर सकते हैं। और जो हम लोग का कुछ फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज करेंगे, मास के लिए किलोग्राम का। ये आपके जो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इन यूनिट्स का यूज करके ही हम लोग अपने डिराइव्ड यूनिट को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग को क्या पता चल गया, फंडामेंटल यूनिट बेस यूनिट है। मतलब आपके अगर आप कुछ चीज बना रहे हैं, समझिए आप घर बना रहे हैं, उसके लिए आप हम लोग को जरूरी पड़ता है ब्रिक्स का, सीमेंट्स का। तो ब्रिक्स और सीमेंट्स हम लोग के बेसिक यूनिट हो गए। अब इससे हम लोग घर बना रहे हैं, लेकिन घर बन गया, फिर उसको तोड़ के हम लोग फिर से ब्रिक्स बना सकते हैं। तो घर जो हम लोग का हो गया वो डिराइव्ड यूनिट हो गया, क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट का मिक्स होके बना है।
तो अगला टॉपिक हो गया हम लोग का डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हम लोग का वो यूनिट होता है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स का एक्सक्लूसिवली मैथमेटिकली कंबाइन करके बना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, हम लोग को पता है स्पीड जो होता है हम लोग का, ये क्या होता है? ये होता है हम लोग का डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम लोग, डिस्टेंस क्या है? हम लोग का लेंथ हो गया ना, कितना दूरी चले। तो डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? हम लोग का मीटर होगा। टाइम का फंडामेंटल यूनिट हम लोग पढ़े हैं सेकंड होगा। ये क्या हो गया? हम लोग का मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ये हम लोगों का क्या हो रहा है? ये हम लोग का एक डिराइव्ड यूनिट है। ये एक ऐसा डिराइव्ड यूनिट है जो कि हम लोग के दो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना हुआ है। इसमें देखिए हम लोग का पहला फंडामेंटल यूनिट मीटर हो गया और दूसरा फंडामेंटल यूनिट सेकंड हो गया। तो ये हम लोग का एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। डिराइव्ड यूनिट का डेफिनेशन बहुत सिंपल, वो यूनिट जो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स के साथ कंबाइन होकर मैथमेटिकली अच्छे से बना रहता है, उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। हम लोग अपने यूनिट्स को देख चुके हैं कि यूनिट्स हम लोग के फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट होते हैं। अब हम लोग समझते हैं यूनिट्स के कुछ सिस्टम होते हैं जिन सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग का जो सबसे पहला सिस्टम है वो है हम लोग का सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। सेंटीमीटर यूज होता है हम लोग का लेंथ के लिए, ग्राम यूज हो गया हम लोग का वेट के लिए और सेकंड यूज हो गया हम लोग के टाइम के लिए। तो ये हम लोग का फ्रेंच मैट्रिक का सिस्टम है और ये सिस्टम हम लोग का यूज होता था पहले के टाइम में प्रिसाइज लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज होता था, वेट के लिए ग्राम्स का और टाइम के लिए सेकंड का। अगला जो हम लोग का सिस्टम है वो हम लोग का एफपीएस सिस्टम है, जिसमें एफ हम लोग का फुट के लिए स्टैंड फॉर करता है, पी हम लोग का पाउंड के लिए और एस हम लोग का सेकंड्स के लिए। ये सिस्टम हम लोग का ब्रिटिश का हिस्टोरिकल मेजरमेंट सिस्टम है और इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बहुत रेयरली ही यूज करते हैं, वरना ये सिस्टम हम लोग का यूज नहीं होता। इसमें भी हम लोग का फुट लेंथ के लिए यूज होगा, पाउंड ये हम लोग का वेट के लिए और सेकंड हम लोग का टाइम के लिए। और हम लोग का जो थर्ड और लास्ट सिस्टम है यूनिट्स को कैलकुलेट करने का, वो है हम लोग का एमकेएस सिस्टम, जिसमें एम हम लोग का मीटर के लिए, के हम लोग का किलोग्राम के लिए और एस हम लोग का सेकंड के लिए स्टैंड फॉर करता है। तीनों सिस्टम में आप देखेंगे जब भी हम लोग को टाइम डिनोट करना रहेगा तो टाइम के लिए हम लोग सेकंड्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो लेंथ है और वेट है उन सब के लिए तीनों सिस्टम में हम लोग के अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। इस एमकेएस सिस्टम को ही मॉडर्न सिस्टम माना जा रहा है और यही अब हम लोग यूज करते हैं चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है नीड फॉर ग्लोबल सिस्टम। हम लोग अभी अपने तीन सिस्टम पढ़ के आए। पहला हम लोग पढ़े हैं एफपीएस, फिर हम लोग पढ़े हैं सीजीएस और उसके बाद पढ़े हैं हम लोग एमकेएस। हम लोग थ्री सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़े हैं। अब देखिए ये हम लोग का फ्रेंच में यूज होता है, ये हम लोग का ब्रिटिश टाइम हिस्ट्री के लिए यूज हो रहा है, ये हम लोग का कहीं और पे यूज हो रहा है। इससे क्या होगा, अगर हम लोग को कहीं पे लेंथ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ बताया जाएगा फुट में, यहाँ पे हम लोग को लेंथ बताया जाएगा सेंटीमीटर में, यहाँ पे हम लोग को लेंथ बताया जाएगा मीटर में। तो इससे क्या होगा, यूनिवर्स में इम्बैलेंस होगा। इस तरीके से कि समझिए अमेरिका में कोई चीज का मेजरमेंट किया गया है और उसको वहां पे उन लोग फुट में कैलकुलेट किया है, तो इंडिया में उस सेम डाटा को यूज करने के लिए पहले हम लोग को उस चीज को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, प्रोसेस हर चीज का लंबा हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग करेंसी के केस में देखें कि हम लोग को अगर डॉलर का करेंसी यूज करना है या फिर इंडियन करेंसी को कहीं और पे जाके यूज करना, तो हम लोग को वहां के हिसाब से इसको कन्वर्ट करके यूज करना पड़ता है। तो हम लोग को हर चीज के लिए कन्वर्जन करना पड़ता है। इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है एक्सपेरिमेंट्स को लेके। तो इसी सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, इन टाइम्स को बचाने के लिए एक सिस्टम को ग्लोबली सेटल कर दिया गया। उसी सिस्टम को हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, ये हम लोग का एसआई सिस्टम कहलाता है। तो ग्लोबली ये इम्बैलेंस चीज ना हो, इसीलिए हम लोग का एक सिस्टम फॉर्म किया गया जिसको ग्लोबल सिस्टम कहा गया। इसके अंदर कुछ यूनिट्स को फिक्स कर दिया गया है और हर जगह अब उसी यूनिट का यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम लोग का ग्लोबल सिस्टम क्या होगा, अ यूनिफाइड मेजरमेंट सिस्टम प्रिवेंट्स क्रिटिकल एरर इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये हम लोग का जो ग्लोबल सिस्टम लॉन्च हुआ है, ये हम लोग का एसआई सिस्टम के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि हम लोग का 1960 से चालू हुआ है, जो कि हम लोग का चालू हुआ था ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल पीरियोडिक मेजर्स से। सिस्टम में कुछ यूनिट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है, ग्लोबली बता दिया गया है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रॉड लिया गया था, उस रॉड को कह दिया गया था कि आज से इतने बड़े लेंथ ऑफ रॉड्स को ही हम लोग 1 मीटर कहेंगे, और हम हरदम हम लोग जब लेंथ को नापेंगे तो 1 मीटर के यूनिट में नापेंगे। सेम इसी तरीके से वेट के लिए क्या किया गया था, एक स्पेरिकल सरफेस लिया गया जिसको कह दिया गया कि ये आज से हम लोगों का 1 किलोग्राम है। तो ये हम लोग का किलोग्राम वेट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। जैसे टाइम के लिए हर जगह पहले से हम लोग का सेकंड यूज होता था, तो टाइम के लिए सेकंड हम लोग का एक ग्लोबल यूनिट हो गया, या फिर कहिए एसआई सिस्टम का यूनिट हो गया। तो एसआई सिस्टम हम लोग का क्या हो रहा है, एसआई सिस्टम हम लोग का एक मॉडर्न यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज कहिए या फिर हम लोग का मेजरमेंट का एक सिस्टम है, जिससे फिजिक्स में हम लोग के कैलकुलेशंस इजीली हो जाते हैं और हम लोग को बार बार डाटा को चेंज नहीं करना। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो हम लोग की चीजों को फिक्स किया गया है या फिर जिन चीजों को कैलकुलेट किया गया है, वो हम लोग की यही 7 सिस्टम है जिसको ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में देख के आए हैं।
कि लेंथ जब भी हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा हम लोग मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई कंट्री एफपीएस सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो वो लेंथ को फुट में कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन जब उसको ये चीज उस चीज को डॉक्यूमेंट करना होगा अगर उस लेंथ को, तो वो मीटर में ही डॉक्यूमेंट कर सकता है। सेम इसी तरीके से मास के लिए किलोग्राम को फिक्स किया गया, टाइम के लिए सेकेंड्स को, टेम्परेचर के लिए केल्विन को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला को। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, तो हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं तो बल्ब कितना लाइट दे रहा है, उस लाइट को कैलकुलेट करने के लिए, उस रोशनी को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कैंडेला का यूज होता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग का एम्पियर यूज होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज होता है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग की केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है। एसआई सिस्टम से क्या हो रहा है कि अब जब से साइंटिस्ट इस इंटरनेशनल सिस्टम को स्टैब्लिश कर दिए हैं तो सारा ग्लोबली डाटा यूनिफॉर्म हो गया कि हर जगह अब अर्थ से सन का दूरी या फिर कहिए डिस्टेंस की, अर्थ का डायमीटर, अर्थ का रेडियस, या फिर कुछ भी मून पे लोग जा रहे हैं तो वो कैलकुलेशन सब कुछ इन एसआई सिस्टम के बेस पे हो रहा है, जिससे हम लोग का जो डाटा है वो एक टर्मिनोलॉजी पे है, एक साथ फिक्स्ड है, तो जिससे बहुत ज्यादा हम लोग को अब कन्वर्जन नहीं करना पड़ा और कैलकुलेशन पढ़ने के टर्म में इजी हो गया कि अब हर जगह से हम लोग पढ़ेंगे तो वो सेम डाटा सेम मीटर टाइम के लिए सेकंड्स का यूज होगा, तो वो हम लोग को पढ़ने में इजीनेस प्रोवाइड करता है। इसीलिए एसआई सिस्टम हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है फिजिक्स के केस में। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने लीस्ट काउंट की तरफ। लीस्ट काउंट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम जिस चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हम लोग का लीस्ट काउंट कहलाता है। ये हम लोग का नॉर्मल सा स्केल हो गया। अब नॉर्मल स्केल में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये हम लोग का 0 है और यहाँ पे हम लोग का 1 दे देता है, ठीक, इसके बीच में हम लोग के 10 स्मॉल लाइंस प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हम लोग का कितना हो गया, ये हम लोग का 1 सेंटीमीटर है और इसके अंदर हम लोग के 10 स्मॉल मार्क्स होते हैं। मतलब हम लोग परफेक्टली इसको कहाँ तक कैलकुलेट कर पाएंगे, बस इतना ही कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का तो हो जाता है मतलब 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो स्केल से हम लोग एक्यूरेट जितना कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग का स्केल के लिए लीस्ट काउंट होगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जितना एक्यूरेटली छोटा से छोटा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे वो हम लोग का उस केस में लीस्ट काउंट हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देखें तो द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड प्रिसाइसली यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एग्जाम में डेफिनेशन को लिखते टाइम याद रखिएगा, आपको यहाँ पे मेड प्रिसाइसली वर्ड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, अप्रॉक्स भी ले सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 0 पॉइंट निकला। अब क्या, अगर हम लोग किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, अब वो 2 स्मॉल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, ये अगर हम लोग का 0.1 और 0. हम लोग का 2 है, इसको 0.15 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग अप्रॉक्स वर्ड का यूज करना पड़ेगा, और जो कि एकदम 100% करेक्ट हो ये गारंटी नहीं है। और फिजिक्स में पॉइंट्स का भी एरर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लाता है, इसीलिए लीस्ट काउंट में प्रिसाइसली वर्ड यूज करना जरूरी है। लीस्ट काउंट हम लोग का क्या हो गया, तो ये हम लोग का स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया जिसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है उस टूल का कि वो टूल का लिमिट क्या है, वो कम से कम कितना वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। अलग अलग डिवाइस के लीस्ट काउंट अलग अलग होते हैं। अब देखिए हम लोग अभी अपने स्केल के बारे में ही बस पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या देखें कि स्केल से हम लोग 0.1 सेंटीमीटर या फिर कहिए 1 मिलीमीटर तक ही बस एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम लोग का अप्रोक्सीमेशन हो रहा। और फिजिक्स में हम लोग अप्रोक्सीमेशन बहुत कम टाइम यूज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स की अगर हम लोग के पास एक्यूरेट डाटा नहीं होगा तो बहुत से चीज बहुत गलत भी हो सकता है। तो हम लोग का स्केल बस 0.1 सेंटीमीटर या फिर कहिए 0.1 डेसिमल तक ही बस कैलकुलेट कर सकता है। ये हम लोग का 0.1 डेसिमल है। अगर हम लोग को इससे ज्यादा किसी चीज को कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे हम लोग उन चीज को पढ़ेंगे। तो हम लोग का स्केल का जो लिमिटेशन होता है वो कितना होता है कि वो बस 0.1 डेसिमल तक ही कैलकुलेट कर सकता है, उससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकता। 0.1 डेसिमल से जब हम लोग को आगे का कुछ कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अपने वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको इन्वेंट किया गया था आयरियर वर्नियर द्वारा। ये हम लोग का 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। 0.1 मिलीमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखें तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.01 सेंटीमीटर। स्केल हम लोग का बस 0.1 सेंटीमीटर तक कैलकुलेट करता था, ये उससे एक डिजिट और आगे हम लोग का प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकता है। जो हम लोग का वर्नियर कैलिपर होता है ये 2 स्केल से मिलकर बना होता है। ये हम लोग का इसका सेंटर वाला स्केल मेन स्केल होता है, और ये हम लोग का इसका जो साइड में स्केल है जिसको स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं, ये हम लोगों का एक वर्नियर स्केल होता है जो कि इसके ऊपर स्लाइड करता है, इधर से उधर जाता है। एग्जाम में आया वर्नियर कैलिपर का डेफिनेशन लिखने को, तो आप लिखेंगे कि वर्नियर कैलिपर हम लोग का 2 स्केल से मिलकर बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग का जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। वर्नियर स्केल के पार्ट्स को देखें तो यहाँ पे हम लोग का ये होता है इसका इनसाइड जॉ। इसको इनसाइड जॉ इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोगों के पास कोई भी मेजर करने के लिए चीज पड़ा है तो इसके इनसाइड वाले डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का ये इनसाइड जॉ काम आता है। उसके आउटसाइड वाले डायमीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का ये आउटसाइड जॉ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्क्रू प्रेजेंट होता है कि जब हम लोग इसके बीच में अपने मेजरमेंट वाले ऑब्जेक्ट
गलत को रख दिए हैं उसको बाद में फिर निकाल देंगे, तो यहाँ क्योंकि मेजरमेंट फिर गलत ना हो जाए तो इस स्क्रू से हम लोग इसके वर्नियर स्केल को इस पे फिक्स कर देते हैं ताकि मेजरमेंट खराब ना हो। और हम लोग का इस स्केल के पीछे एक स्ट्रिप दिया रहता है जो कि डेप्थ को कैलकुलेट करने के काम आता है। वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स है इसमें प्रेजेंट है, आउटसाइड जॉ, इनसाइड जॉ, टेल स्ट्रिप और फिर एक लॉकिंग स्क्रू उसको लॉक करने के लिए। वर्नियर कैलिपर हम लोग के कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम लोग का जो वर्नियर कैलिपर मेन प्रिंसिपल है वो वर्क करता है डिफरेंस बिटवीन स्केल मार्क्स की। हम लोग के यहाँ पे दो स्केल है, दोनों स्केल के बीच के जो मार्क्स होते हैं उसके डिफरेंस पे ये वर्क करता है। यहाँ पे देखिए ये हम लोग के मेन स्केल का डाटा हो गया और ये हम लोग का वर्नियर स्केल का डाटा हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जो हम लोग का 10 मार्क है, 10 मार्क्स जो हम लोग के वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन जो हम लोग का वर्नियर स्केल पे पड़ा है वो हम लोग के मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होता है, मेन स्केल के 10 डिवीजन के बराबर नहीं होता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। बच्चे डायग्राम को अगर गलत बना के आएंगे एग्जाम में तो पक्का है नंबर कटेगा। याद रखिए वर्नियर स्केल का हम लोग का जो 10 डिवीजन होता है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होता है, 10 डिवीजन के बराबर नहीं होता है। फिर से आपको याद दिलाना है, अगर आप कॉपी में नोट्स लिख रहे हैं तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे जो आपको एक मेन हिंट बॉक्स या फिर कई एग्जाम बॉक्स दिए हैं आपको बस वही चीज को कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ ये पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस पूरे स्लाइड का जो हम लोग का एक मेन कोर पॉइंट है वो क्या है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 9 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल हम लोग का हरदम ऊपर होता है और वर्नियर स्केल हम लोग का नीचे होता है। अब हम लोग पढ़े लीस्ट काउंट का मतलब होता है हम लोग कितना मिनिमम मेजरमेंट को प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग वर्नियर स्केल पे मिनिमम कितना प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है x अपॉन में n। इसमें ये जो हम लोग का n है ये n होता है हम लोग का कि वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन। हम लोग देखिए वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन हम लोग का कितना होता है 10। मेन स्केल का लीस्ट काउंट या फिर कहिए जो मेन स्केल है उसमें हम लोग कम से कम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी मेन स्केल का लीस्ट काउंट पढ़ के आए हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे 1 मिलीमीटर तक। ये हम लोग 1 अपॉन में 10 रखे जिसको सब्सटीट्यूट किए और सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग का 0.1 या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक हम लोग अपने वर्नियर स्केल से प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है हम लोग का कि हम लोग अपने एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल के डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करें। जो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वो यही होता है हम लोग अपने मेन स्केल के एक डिवीजन से वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन को डिवाइड कर देते हैं। हम लोग को पता है जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। उन एरर्स को कैसे सॉल्व करेंगे और जो एरर्स हैं इनको जीरो एरर क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर के एरर को जीरो एरर हम लोग कहते हैं। ये जीरो एरर हम लोग का कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम लोग का वर्नियर स्केल है उस स्केल को जब हम लोग एकदम टाइटली बंद कर दिए हैं, टाइटली बंद करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसके जीरो आपस में कोलाइड नहीं कर रहे या फिर कहिए कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों का मेन स्केल होता है और ये हम लोगों का वर्नियर स्केल होता है। ठीक, ये हम लोग का जीरो मेन स्केल का होगा और ये वर्नियर स्केल का जीरो होगा। अगर दोनों के जीरो आपस में अच्छे से परफेक्टली कोइंसाइड किए हुए हैं तो इस स्केल में हम लोग का जीरो एरर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर परफेक्टली कोइंसाइड नहीं किए हुए हैं तो इस स्केल में हम लोग का जीरो एरर प्रेजेंट होता है। और इस जीरो एरर को कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को जब भी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा हम लोग चेक करेंगे उसमें जीरो एरर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। और इस जीरो एरर अगर प्रेजेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग अपनी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो जीरो एरर कैसे हम लोग पता करें, इफ द जीरो डू नॉट कोइंसाइड व्हेन जॉस आर क्लोज्ड एवरी मेजरमेंट टेकन विल बी मैथमेटिकली इनकरेक्ट। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर प्रेजेंट है, एरर मतलब खराबी है, तो हम लोग जो भी मेजरमेंट लेंगे वो बिल्कुल भी 100% एक्यूरेट होने का चांसेस बहुत कम है या फिर होगा ही नहीं। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने फॉर्मूला का हेल्प लेकर। तो जीरो एरर तो पहले हम लोग का दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, जब हम लोग का वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे होता है, हम लोग का वर्नियर स्केल नीचे है, इसका जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, ये हम लोग का पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। हरदम याद रखिएगा वर्नियर अगर आगे है हम लोग का तो जीरो एरर पॉजिटिव हो गया, और वर्नियर अगर हम लोग का पीछे हो गया तो वो जीरो एरर हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। बस आपको इतना ही चीज इसमें पढ़ना है कि अगर हम लोग का वर्नियर स्केल आगे है तो जीरो एरर पॉजिटिव है, और देखिए नेगेटिव में क्या होगा, हम लोग का वर्नियर स्केल का जीरो पीछे रहेगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए मेन स्केल का जीरो हम लोग का ये रहा और वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस प्रेजेंट है। ये हम लोगों का बता रहा है कि इसमें हम लोग का नेगेटिव जीरो है। पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को अच्छे से समझ लीजिएगा कब कौन सा जीरो एरर होता है, क्योंकि यही सेम फिनोमिना हम लोग यूज करने वाले हैं अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी। किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना है वो अभी हम लोग आगे अपने फॉर्मूला शीट्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर के सारे फॉर्मूला को एक साथ लगा दिए हैं, जिससे क्या होगा आपको फॉर्मूला याद करने में भी इजी होगा प्लस चीजों को समझने
समझने में भी easy होगा। तो स्टेप 1 क्या है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे लीस्ट काउंट अपना, कि लीस्ट काउंट हम लोग का कितना होता है। लीस्ट काउंट हम लोग पहले तो लेते हैं अपने मेन स्केल का एक डिवीजन या फिर मेन स्केल का लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन जो कि 10 होता है, जिसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 0.1 मिलीमीटर, या फिर जिसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर। ये होता है हम लोगों का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग निकालते हैं अपना वर्नियर स्केल का रीडिंग। वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा जो लीस्ट काउंट निकाले हम लोग उस लीस्ट काउंट को कोइंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई करके। कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होगा, तो हम लोग को पता है हम लोग के पास मेन स्केल होता है और हम लोग के पास यहाँ पे स्लाइड करता हुआ वर्नियर स्केल होता है। जब हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में ऑब्जेक्ट को फंसा के बंद कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोग का मेन स्केल और वर्नियर स्केल का लाइन आपस में कोइंसाइड कर रहा होगा, मिल रहा होगा। उस नंबर से जब हम लोग अपने लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास वर्नियर स्केल का रीडिंग आ जाता है। इसके बाद हम लोग स्टेप 3 कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम लोग ट्रू रीडिंग या फिर कहिए ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे। ट्रू रीडिंग या ऑब्जर्व रीडिंग का मतलब वो रीडिंग जिसको हम लोग देख के बता सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हम लोग का कैसे निकलेगा, तो जो अभी हम लोग वर्नियर स्केल का रीडिंग निकाले उस रीडिंग को और जो हम लोग के मेन स्केल पे रीडिंग आया रहता है मार्क पे, उस रीडिंग को दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हम लोग का ट्रू रीडिंग निकल जाता है। और मैक्सिमम केस में हम लोग का यही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर आपके वर्नियर स्केल में 0 एरर प्रेजेंट है तभी हम लोग स्टेप 4 पे बढ़ेंगे, वरना स्टेप 4 पे हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर प्रेजेंट है तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेक्ट रीडिंग निकालेंगे। करेक्ट रीडिंग में जो भी हम लोग का उस रीडिंग में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपना 0 एरर को विथ साइन। अब यहाँ पे विथ साइन क्यों लिखा गया है, तो देखिए हम लोग देखें 0 एरर हम लोगों का दो तरीके का होता है। एक होता है हम लोग का पॉजिटिव और दूसरा होता है हम लोग का नेगेटिव। तो हम लोग को विथ साइन सब्ट्रैक्ट करना है। समझिए ऑब्जर्व रीडिंग अगर 5 है हम लोग का और हम लोग का जो 0 एरर प्रेजेंट है वो है हम लोग का +5, तो हम पहले तो सब्ट्रैक्ट साइन लगाना है, ब्रैकेट में फिर आएगा ये +5 हम लोगों का। अगर हम लोग का 0 एरर पॉजिटिव है तो, और अगर 0 एरर हम लोग का नेगेटिव है तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा कि 5 माइनस और नेगेटिव 0 एरर है ऐसे। अब ये हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ये हम लोगों का सॉल्व होगा और यहाँ पे अब सॉल्व होगा तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर कभी भी आपके वर्नियर स्केल में 0 एरर प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अपने ऑब्जर्व रीडिंग या ट्रू रीडिंग में से 0 एरर को माइनस करते हैं और 0 एरर हम लोग विथ साइन लेते हैं, विदाउट साइन नहीं लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है, तो स्क्रू गेज हम लोग का है वो 10 टाइम्स मोर प्रिसीजन से वर्नियर कैलिपर के हम लोग को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में जो हम लोग का स्क्रू गेज है वो वर्नियर कैलिपर से पॉइंट डेसिमल हम लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये बना है हम लोग को माइक्रो मेजरमेंट्स में चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। ये हम लोग के 3 डेसिमल प्लेस तक के सेंटीमीटर डाटा को एग्जैक्टली एक्यूरेटली प्रोवाइड करता है। अगला टॉपिक है हम लोग का पार्ट्स ऑफ अ स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो हम लोग का स्क्रू गेज के इस पार्ट्स को स्लीव कहेंगे, इसको रैचेट कहेंगे जिससे टाइट करते हैं चीजों को। ये हम लोग का टिम्बल हो गया, इस टिम्बल से भी हम लोग इस चीज को फिक्स करते हैं। और ये हम लोग का यू फ्रेम हो गया, जिस फ्रेम के अंदर ही हम लोग को जो भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उसको हम लोग यहाँ पे टाइट करेंगे। तो रैचेट क्या कर रहा है, रैचेट हम लोग के ऑब्जेक्ट को एक शेप ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। टिम्बल क्या कर रहा है, टिम्बल हम लोग का मैनुअली स्केल को रोटेट करके चीजों को बीच में फिक्स करने के काम आता है। स्लीव हम लोग का क्या हो गया, स्लीव हम लोग का ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया जो कि मेन स्केल की तरह बेस लाइन की तरह काम करता है चीजों को मेजर करने के लिए। और फिर हम लोग का यू फ्रेम होता है, यू फ्रेम होता है ऑब्जेक्ट को बीच में होल्ड करने के लिए स्टड की मदद से। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर आपस में 80 to 90% बिल्कुल सेम है, बस जो यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंस आता है वो होता है लीस्ट काउंट के अंदर। तो आपको इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी होगा। लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा पिच क्या होता है। तो ये हम लोग के स्क्रू गेज में स्क्रू को हम लोग टाइट कर रहे हैं ना, तो वहां पे ये स्क्रू प्रेजेंट होता है। स्क्रू में इस एक पॉइंट से लेके इस दूसरे पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, दूरी होता है, इसको हम लोग कहते हैं पिच। कि अगर हम लोग इस स्क्रू को अपने टाइट कर रहे हैं तो जब हम लोग पर्टिकुलरली उसको 360 डिग्री एक बार घुमा लेते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हम लोग का कहलाता है पिच। 1 कंप्लीट रोटेशन पिच कहलाता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। पिच का जब भी डेफिनेशन लिखने को आए तो आप लोग लिख सकते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ स्क्रू इज कॉल्ड पिच, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच। 2 थ्रेड्स के बीच का इक्वल डिस्टेंस हम लोग इस डिस्टेंस को कहते हैं। ये जितना डिस्टेंस होगा ये हम लोग का पिच कहलाएगा। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाले थे, अब हम लोग स्क्रू गेज का भी लीस्ट काउंट निकालेंगे। इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, तो इसका निकलता है हम लोग का पिच अपॉन में सर्कुलर डिवीजन। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकलता था, मेन स्केल का डिवीजन अपॉन में वर्नियर कैलिपर का डिवीजन। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के डिवीजन की जगह पे हम लोग का सर्कुलर स्केल का डिवीजन आ गया और मेन स्केल के लाइन के बदले यहाँ पे हम लोग का पिच आ गया। पिच हम लोग का कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। सर्कुलर स्केल पे डिवीजन अगर 100 है तो
हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का लीस्ट काउंट निकल जाएगा 0.01 मिलीमीटर, या फिर जिसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.001 सेंटीमीटर। अगर इस प्रिसीशन को हम लोग को और अच्छे से कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्कुलर डिवीजन को घटा देंगे या फिर अपने पिच को इंक्रीज कर देंगे। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह कहा होगा कि सर्कुलर डिवीजन हम लोग का 100 नहीं है 50 है, तो यहाँ पे हम लोग 100 की जगह पे 50 को रख के अपना नया लीस्ट काउंट निकालेंगे। याद रखिएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फिक्स्ड नहीं रहता है, हम लोग न्यूमेरिकल्स में गिवन डाटा का यूज करके उसके लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए जीरो एरर क्या होता है। जब हम लोग के दो स्केल के जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का जीरो एरर होता है। वर्नियर स्केल का जीरो एरर ही सेम वही डेफिनेशन हम लोग के स्क्रू गेज के जीरो एरर के लिए भी होगा। जीरो एरर दो तरीके का होता है, एक हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम लोग का जीरो एरर बेस लाइन के नीचे रहेगा तो ये हम लोगों का पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा, और बेस लाइन के ऊपर चला गया तो वो हम लोग का नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। हम लोग वहां पे क्या देखे थे, वहां पे अगर वर्नियर स्केल का जीरो हम लोग का आगे चला गया तो पॉजिटिव जीरो एरर था, और पीछे चला गया तो नेगेटिव जीरो एरर था। यहाँ पे हम आपको चीजों को कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि अगर आपको बस वर्नियर स्केल भी समझ आ गया आप उसके कंपैरिजन में स्क्रू गेज को इजिली समझ सकते हैं। तो देखिए ये रहा हम लोग के नेगेटिव जीरो एरर का डायग्राम। यहाँ पे हम लोग का जीरो सर्कुलर स्केल का प्रेजेंट है और बेस लाइन हम लोग का बेस लाइन का जीरो यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे जीरो एरर प्रेजेंट है। बल्कि होना क्या डायग्राम चाहिए था कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हम लोग का सर्कुलर स्केल का जीरो और ये हम लोग का मेन स्केल से जब एकदम आपस में बराबर रहता है तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर हम लोग का जीरो एरर प्रेजेंट नहीं है। और इसका डेफिनेशन भी लिखना कुछ टफ नहीं है। व्हेन द जीरो इज अबव द बेसलाइन द इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर, व्हेन द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेसलाइन इट्स हैविंग द पॉजिटिव जीरो एरर। तो डेफिनेशन आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे हम आपको पूरा स्क्रू गेज का कैलकुलेशन फॉर्मूला एक साथ लगा दिए। जो मेथड हम लोग वर्नियर कैलिपर के लिए यूज कर रहे थे सेम वही डिट्टो 100% मेथड हम लोग स्क्रू गेज के कैलकुलेशन के लिए भी यूज करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे। बस यहाँ पे लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो पिच अपॉन में होगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और वहां पे था हम लोग का मेन स्केल में डिवीजन अपॉन में वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन। स्टेप 2 बिल्कुल सेम है, वहां पे हम लोग वर्नियर कैलिपर था तो वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालते थे। ये हम लोग का सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज, तो यहाँ पे हम लोग सर्कुलर स्केल का रीडिंग निकालेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, लीस्ट काउंट का कोइंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन। स्टेप 3 में हम लोग ट्रू रीडिंग या ऑब्जर्व रीडिंग को निकालेंगे। यहाँ पे भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो गया हम लोग का कि ट्रू रीडिंग हम लोग का मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को ऐड कर देंगे। कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे CSR है वर्नियर स्केल में, यहाँ पे VSR था, यहाँ पे CSR है वर्नियर स्केल में, यहाँ VSR था। बस यही चीज चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला डिट्टो सबके लिए सेम टू सेम है। बस लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप दिमाग में याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग पिच का यूज करते हैं, मेन स्केल के एक डिवीजन का नहीं। मोस्टली टाइम इन 3 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग का आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपके स्क्रू गेज में जीरो एरर प्रेजेंट है तभी हम लोग अपने स्टेप 4 या फॉर्मूला 4 पे बढ़ते हैं। इसमें जो भी हम लोग का ट्रू रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग निकला रहता है उस ऑब्जर्व रीडिंग से हम लोग जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो भी सब्ट्रैक्शन होता है वो हम लोग का विथ साइन होता है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इन 4 स्टेप्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके दोनों ही इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग के वर्नियर स्केल में बस एक एरर था, लेकिन स्क्रू गेज में 2 तरीके का एरर होता है। एक होता है हम लोग का बैकलैश एरर जिसको कि रियर एंड टेयर एरर भी कहते हैं। अब क्योंकि ये स्क्रू पे काम करता है, स्क्रू को हम लोग बीच में टाइट करते हैं, तो क्या होगा कितने टाइम चीज टाइट हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको और टाइट करने के चक्कर में बार बार रैचेट को और घुमाते रहेंगे। रैचेट को बार बार घुमाने से क्या होगा, क्योंकि ये स्क्रू है टाइट होते जाएगा तो इसका पोजीशनिंग धीरे धीरे शिफ्ट होगा। जब धीरे धीरे पोजीशनिंग शिफ्ट होगा तो ये थ्रेड्स थोड़ा थोड़ा घिसेगा, हो सकता है स्क्रू बीच में टूट भी जाए। उसी चीज को, उस रियर एंड टियर को ही हम लोग कहते हैं क्या, बैकलैश एरर। तो बैकलैश एरर हम लोग का क्या हो गया कि वियर एंड टियर इन अ स्क्रू थ्रेड्स इज नोन एज बैकलैश एरर। बैकलैश एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में जो भी स्क्रू रहता है उसको एक सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब रोटेट करते जाएंगे, और जैसे मेजर पे वो पहुंच के रुका और एक साउंड को प्रोड्यूस किया तो वहीं पे हम लोग उसको रोक देंगे और ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, और बार बार उसको रिवर्स कर करके टाइट नहीं करेंगे। बार बार टाइट करने से ही हम लोग का वियर एंड टियर प्रेजेंट होता है और बैकलैश एरर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चीज को, वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो भी दोनों इंस्ट्रूमेंट पढ़े इन सबसे अलग है, ये हम लोग का एक नया फ्रेश टॉपिक है। यहाँ पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम क्या है, तो एक थ्रेड जिसमें कुछ भी चीज लटका हुआ है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल की बॉब ले रहे हैं, बॉब लटका हुआ है, इसको एक सपोर्ट से बांधा गया। ये सपोर्ट क्या है, रिजिड है, मतलब फिक्स्ड सपोर्ट है, आप किसी मूविंग सपोर्ट पे इसको नहीं फिक्स्ड कर रहे हैं। तो ये हम लोग का सिंपल पेंडुलम हो गया कि एक थ्रेड जिसपे कोई भी बॉब लटका हुआ है और वो थ्रेड हम लोग का एक सपोर्ट रिजिड सपोर्ट में टाइट किया हुआ है, ये हम लोग का सिंपल पेंडुलम हो गया। अगर इस थ्रेड का कोई भी वेट नहीं होगा, ये स्ट्रिंग हम लोग का फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल नहीं होगा और आगे खींचेगा नहीं, और ये जो रिजिड सपोर्ट पे हम लोग का ये थ्रेड परफेक्टली हैंग रहेगा,
तो ये हम लोगों के ये हम लोग का एक थियोरेटिकल पेंडुलम हो जाएगा, जो कि हम लोग का आइडियल केस होता है, मतलब कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग का कोई भी थ्रेड अगर आप लेंगे तो उसका कुछ तो वेट होगा ही, वो 0.0001 ग्राम ही हो, लेकिन वेट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग के पास वेटलेस स्ट्रिंग है तो वही हम लोग का एक आइडियल केस का सिंपल पेंडुलम बन सकता है, जो कि लिविंग वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको एक थियोरेटिकल केस कहा गया पढ़ने के लिए। सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ बॉब हैंग्ड विद अ थ्रेड एंड थ्रेड टाइटेंड ऑन द रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है, तो ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसके वेट का कोई मास ना हो और जो एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से बंधा हो, वो हम लोग का आइडियल सिंपल पेंडुलम हो गया। आइडियल मतलब हो गया सोच जो सिर्फ दिमाग में हो सकता है हम लोगों के लिए, जो फिक्स्ड हो, जिसमें कोई भी फोर्स एक्टिव ना हो, एक्ट ना कर रहा हो। अब बढ़ रहे हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलिएशन। ऑसिलिएशन क्या हुआ, हम लोग के पास जो भी हम लोग का सिंपल पेंडुलम था, उसके बॉब को हम लोग एक पॉइंट पे ले गए, उस पॉइंट से छोड़े तो ये क्या होगा, बॉब वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ आएगा। ऐसे वो बार बार घूमता रहेगा जब उस पर धीरे धीरे फोर्स एक्ट करेगा, और फिर बाद में आके वो अपने मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। मीन पोजीशन क्या होता है, तो उसका रेस्ट पोजीशन। किसी भी चीज को बांध के अगर छोड़ दें तो वो एक जगह पे जाके फिक्स रुक जाता है, जहां पे रुकता है वो हम लोगों का मीन पोजीशन कहलाता है। और जितना एक्सट्रीमली वो दूर जा सकता है वो हम लोगों का एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे चीजों आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो पूछता है एग्जाम में मीन पोजीशन क्या है, उसका रेस्टिंग सेंटर मीन पोजीशन होता है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट और राइट वो कितना दूर जा सकता है वो हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। उसके बाद पूछता है हम लोग का ऑसिलिएशन क्या है, तो एक टू एंड फ्रो मोशन, ये हम लोग का टू हो गया, ये हम लोग का फ्रो मोशन हो गया, तो वो पूरा कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये हम लोगों का उसका एक वन फुल टू बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन हम लोग का वन ऑसिलिएशन कहलाता है। एक सिंगल पीरियोडिक साइकिल जो होता है वो हम लोग का वन ऑसिलिएशन कहलाता है। तो वन ऑसिलिएशन का डेफिनेशन एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो वन ऑसिलिएशन इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब। इसका मतलब अगर बॉब को हम लोग अपने बॉब को यहाँ से पिक करके यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो बॉब हम लोगों का यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे, ये हम लोग का एक टू एंड फ्रो मोशन हो गया। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ से ये घूम के यहाँ पे, मतलब जहां पे छोड़ रहे हैं वहीं पे अगर पूरा एक रोटेशन करके आ जा रहा है, तो वो हम लोगों का वन ऑसिलिएशन कहलाता है। सिंपल पेंडुलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हम लोग का इसका टाइम पीरियड और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से। टाइम पीरियड के लिए आपको दो फॉर्मूला एकदम अच्छे से आना चाहिए। वो फॉर्मूला हम लोग का ये है कि t इक्वल्स टू 2π√L/g। इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, जो हम लोग का टाइम होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो एक सेकेंड में कितना टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या कितना ऑसिलिएशन कर रहा है, वो हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है। और टाइम पीरियड हम लोग का होता है कि वो एक ऑसिलिएशन कितने टाइम में कर ले रहा है, वो हम लोग का उसका टाइम पीरियड बताता है। ये फॉर्मूला हम लोग को क्या बता रहा है कि जो हम लोग का टाइम है वो डिपेंड करता है √L और √G पे, मतलब वो लेंथ पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। जो बॉब पे आप उसमें क्या चीज को बांध रहे हैं, आप बॉल को बांध रहे हैं या आप किसी लॉक को बांध रहे हैं, आप किसी ग्लास को बांध रहे हैं, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो जब भी डिपेंड करेगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। लेंथ की हम लोग का जो टाइम है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये हम लोग का जो टाइम है वो हम लोग के ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली वो भी टाइम जो हम लोग का स्क्वायर। ये एग्जाम में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग का सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या कह रहा है कि एक टू एंड फ्रो मोशन करने में अगर हम लोग का टाइम 2 सेकंड लग रहा है, तो इसको ही हम लोग सेकंड पेंडुलम कहते हैं। बस आपसे इसमें इतना ही पूछा गया है, आपको बस इसमें इतना ही बताना है। सेकंड पेंडुलम क्या है, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 हो, वो हम लोग का सेकंड पेंडुलम कहलाएगा। तो नोट्स के आखिरी में हम आपको यहाँ पे एक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ये रिवीजन नोट्स आपके एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। इसमें हम आपको सारे बेसिक्स टॉपिक उनसे रिलेटेड सारे डाटा को प्रोवाइड किए हैं। हम लोग पढ़े मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से नापने के काम आता है। तो यूनिट हम लोग का एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, जो कि सेम नेचर की चीजों को कंपेयर करने के काम आता है। यूनिट हम लोग का दो होता है, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल हम लोग का बेसिक यूनिट होता है, जो कि और आगे डिराइव नहीं हो सकता या फिर जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और डिराइव्ड यूनिट होता है वो हम लोग के दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना रहता है। स्केल से हम लोग कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग के दो अदर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। पहला है वर्नियर कैलिपर, दूसरा है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे x/n है और यहाँ पे पिच/n है। यहाँ पे दोनों तरफ n जो है वो नंबर ऑफ डिविजन है वर्नियर स्केल का, और यहाँ पे हम लोग के सर्कुलर स्केल का। यहाँ पे पिच है कि वो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहाँ पे x जो है वो मेन स्केल का एक लीस्ट काउंट या फिर कहिए मेन स्केल का लीस्ट काउंट या उसका कम से कम का डिवीजन है। हम लोग चाहे वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालें चाहे सर्कुलर स्केल का रीडिंग निकालें,
फॉर्मूला सेम लगेगा, लीस्ट काउंट को कोइंसाइडिंग डिवीजन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रू रीडिंग को निकालते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने मेन स्केल के रीडिंग को सर्कुलर स्केल के रीडिंग या फिर वर्नियर स्केल के रीडिंग से प्लस करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना करेक्ट रीडिंग निकालते हैं। करेक्ट रीडिंग के लिए जो भी ट्रू रीडिंग आया उससे हम लोग अपने जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं विद साइन। जीरो एरर क्या है? जब भी हम लोग के दोनों स्केल का जीरो आपस में मीट नहीं करता तो उसके अंदर जीरो एरर प्रेजेंट होता है। जीरो एरर हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जब दूसरे स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से बैकवर्ड में होता है तो हम लोग का नेगेटिव जीरो एरर होता है, और आगे होता है तो हम लोग का फॉरवर्ड जीरो एरर होता है। इसके बाद हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पढ़े थे जो कि था हम लोग का पेंडुलम। पेंडुलम में मीन पोजीशन हम लोग का रेस्ट पोजीशन होता है, या फिर रेस्ट पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। लेफ्ट और राइट कितना दूर जा सकता है उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग का एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसमें हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखें, जो कि हम लोग का है कि जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा हम लोग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटी के सेंस में एक फॉर्मूला को देखें। और जो हम लोग लास्ट चीज पढ़े वो पढ़े अपना सेकंड फॉर्मूला, जिसमें जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम को वो 2 सेकंड होगा। तो यहाँ पे ही हम लोग का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट होता है। इस एक्सप्लेनेशन में हम आपको कुछ भी फालतू का पढ़ाए बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ वही चीज बताए हैं, वही टॉपिक्स को क्लियर किए हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, या फिर जिनसे एग्जाम में हर साल कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वहां पे आपके डाउट को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, या फिर उसको एक्सक्लूसिवली अपने अगले चैप्टर के वीडियो में सॉल्व कर देंगे। इसके सिवा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर का नोट्स आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं स्लाइड्स को पॉज करके। तो ये हमारा फिजिक्स का पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।